सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा भाई, हम जो पिछले लेक्चर में कितना कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, इनके कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। ठीक है, मेसो कंपाउंड बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब जो आइडेंटिकल भी मैंने बता दिया था, लेकिन वो वीडियो कट हो गई थी। क्यों? 33 मिनट्स के बन के उसके बाद 32 मिनट के बाद वो मतलब कि अगेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो आगे वाले पार्ट में चली गई थी, वो 1.5 मिनट की बनी थी, तो मैंने अपलोड नहीं की। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हम आइडेंटिकल कोर समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में जितना ही मैं करवा चुका हूँ वो सभी कर लेना, बता देता हूँ आपको, वो सभी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में तो भाई अभी जो पार्ट चल रहा है ना, वो मैं अब पहले ही बोल चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, एक मीठा पार्ट है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, स्टीरियो को मत छोड़ना। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री को कोई भी मत छोड़ना। स्टीरियो केमिस्ट्री को तो ये मान के चलना कि ये तो हमको करनी ही करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें क्या होगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री का मेन रोल होगा। रिएक्टेंट से मतलब कि पहले तो हम क्या करते थे, अभी 11th-12th में बीएससी में हमने बहुत रिएक्शन स्टडी किए हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट बनाना होता था, ओनली प्रोडक्ट। लेकिन अब मास्टर्स में आ चुके हो। अब आप गेट, टिफर, CSI, नेट, JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, DRDO इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई याद रखना, आप स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मेन होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री से हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट और मेन मतलब कि मान लीजिए सिस और ट्रांस बन रहा है, तो मेजर कौन सा होगा, सिस होगा या ट्रांस। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे रिएजेंट पे और हमारी रिएक्शन में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पर बन रही है, एक्टिवेशन एनर्जी किस में कम लग रही है, ट्रांस वाली में, सिस वाली में, सब कुछ देखना होगा हमें। सब कुछ मतलब कि ऑब्जर्व करके उसके बाद मतलब साइंटिस्ट ने भी रिएक्शन जो की सब कुछ ऑब्जर्व करके की है। ऐसे ही एक रिएक्शन नहीं हो जाती। एक रिएक्शन को करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। ठीक है ना, उन जिन्होंने किया उनको पता है। वो जब एक रिएक्शन लगाते हैं तो वो रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, कितनी बार उनमें गड़बड़ी होती है, कितनी बार टाइमिंग का मैच नहीं करता, कितनी बार प्रेशर मैच नहीं करता, कितनी बार टेम्परेचर के थोड़ा सा अबो होने के कारण रिएक्शन खराब हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने का। ठीक है, ये और रिसर्च करोगे आप, जब पता लग जाएगा आपको। तो चलिए ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइडेंटिकल आइसोमेरिज्म। क्या भाई? आइडेंटिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बस 2-3 लाइनें लिख लीजिए आप, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे कुछ। आइडेंटिकल आइसोमर्स, आइडेंटिकल आइसोमर्स। तो भाई व्हाट इज द आइडेंटिकल आइसोमर्स? देखिए, आपने मेसो कंपाउंड किया था। मेसो कंपाउंड में क्या था कि एक ऐसी मिरर इमेज, या फिर मैं कहूँगा मिरर इमेज तो होती नहीं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड को मिरर इमेज नहीं बोलते। हमने एक एनेंशियोमर लिया, एनेंशियोमर मिरर इमेज था। उस जो हमारा मिरर इमेज बन रहा है, जो मिरर इमेज एनेंशियोमर बन रहा है 1 और 2, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो बन रहा है ना, और सेकंड को हमने क्या किया, सेकंड को हमने 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया। उसके बाद जो हमारा फाइनली थर्ड जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बन के आया ना, थर्ड जो कंपाउंड, उसको जब हमने फर्स्ट वाले के साथ मैच किया तो बिल्कुल सेम था। उसको उठा के जब फर्स्ट वाले के ऊपर रखा तो बिल्कुल फिट हो रहा था। तो इस टाइप के कंपाउंड जो कि एसिमेट्रिक कार्बन कंटेन करके रखें और इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल मैच करें आपस में, अगर हम एक दूसरे के ऊपर इनको फिट करें तो बिल्कुल फिट हो जाएं, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं मेसो कंपाउंड। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं मेसो कंपाउंड। उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिकल आइसोमर्स। तो भाई मैं आपको आइडेंटिकल आइसोमर्स के बारे में 1-2 चीजें तो यही बता चुका था कि आइडेंटिकल आइसोमर्स इज डज नॉट कंटेन द एसिमेट्रिक कार्बन। दिस टाइप कंपाउंड इज कंटेन ओनली फॉर सिमेट्रिक कार्बन। ये सिमेट्रिक कार्बन को कंटेन करके रखते हैं, उनको हम आइडेंटिकल्स बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, ये CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा आयोडीन है, ये मेरा फ्लोरीन है। इसकी मैंने एक मिरर इमेज ले ली भाई, इसकी मैंने एक मिरर इमेज ले ली। मिरर इमेज क्या होगी इसकी, आपको पता ही होगा। ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, इस जो मेरा सेकंड आया, ये सेकंड जो मिरर इमेज है आपस में, ठीक है, इसको मैंने 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया। मैंने इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया तो क्या बना भाई, हमारा क्या बनेगा, ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं भाई। मैं अगर फर्स्ट वाले को मतलब थर्ड वाले को फर्स्ट वाले के ऊपर रखूंगा, अगर ऊपर रखूंगा इसके, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल मैच कर रहे हैं आपस में। तो ये आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल होने का रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है इसका, बिकॉज यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है। और आइडेंटिकल कंपाउंड जो होते हैं वो
वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो सिमेट्रिक कार्बन कंटेन करके रखते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कंटेन करके रखते हैं। और जो मेसो कंपाउंड्स होते हैं, वो मेसो कंपाउंड क्या करते हैं, वो एसिमेट्रिक कार्बन को कंटेन करके रखते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन को। ठीक है, जो मेसो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जो मेसो कंपाउंड होते हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन को कंटेन करके रखते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो हमारे आइडेंटिकल है वो सिमेट्रिक कार्बन को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये है भाई आइडेंटिकल कंपाउंड्स, दिस इज आइडेंटिकल आइसोमर्स। अगर ये इनके बीच में रिलेशन पूछा जाए तो बता देना आइडेंटिकल आइसोमर्स। तो मैंने क्या क्या करवा दिया, मैंने एनेंसियोमर करा दिया, कन्फर्मेशनल करवा दिया। कन्फर्मेशनल कौन से होते हैं, जिसमें बॉन्ड को ब्रेक करवा के ही हम चेंज कर सकें, बॉन्ड को ब्रेक करा के। अभी कन्फर्गेशनल आएगा, अभी इसके बाद जो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन और हमारा रिलेटिव कन्फिग्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपके सामने एक कन्फर्मेशनल जो मैंने करवाया था ना, वो बॉन्ड ब्रेक करवा के, तो वो बॉन्ड पता है कितनी टाइम ब्रेक होता है, वो इवन टाइम ब्रेक होता है वो बॉन्ड। इवन टाइम ब्रेक मतलब, इवन टाइम ब्रेक का मतलब क्या है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आने वाला वो टॉपिक भी। ठीक है ना, इसी लेक्चर में आ जाएगा वो भी। तो भाई अब कन्फर्मेशनल करवा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल करवा चुके हैं, एनेंसियोमर, डायस्टेरियोमर्स, मेसो कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ये करवा चुके हैं आपको। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखिएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। आशा करूंगा कि आप सभी सोल्व आउट कर दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक फिशर रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने। क्या है भाई, आप सभी के सामने एक फिशर रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूं। उस फिशर रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये बताना कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से होंगे, किसके किसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन होगा। ठीक है, ये बताना आपको। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप कंपाउंड लिख लीजिए। ये कंपाउंड जो फिशर रिप्रेजेंटेशन के कुछ कंपाउंड है, इनको नोट डाउन कर लीजिए वो क्या क्या है। सबसे पहला भाई देखिएगा, PHCH3, ठीक है, Br क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद देखिएगा ये PH और ये क्या है CH3, ठीक है। ये क्या है भाई, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। आप खुद भी बता दीजिए, अभी रिलेशन मैं पूछ रहा हूँ, रिलेशन भाई फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी बताइए आप जल्दी बता दीजिए इसको, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी बताइए भाई, लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे आपके बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना जल्दी सॉल्व आउट करोगे उतना जल्दी आपके एग्जाम में आसानी होगी। और एक चीज और बताता हूं, जब एग्जाम में बैठो तो ज्यादा भाग दौड़ मत करना, क्वेश्चंस के साथ ज्यादा भाग दौड़ मत करना, नहीं तो क्वेश्चन आपको मात दे देगा, बता दे रहा हूँ ये बात। उसका कारण क्या है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के प्रति, भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, और उसी क्वेश्चन में वो मात खा जाता है। रियलिटी है ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी एक यूनिट के प्रति, मतलब कि इस यूनिट के क्वेश्चन तो मैं गलत कर ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन तो मेरे को आने ही आने हैं। ठीक है ना, और वो हम क्या करते हैं, उस बस क्वेश्चन को देखते हैं, भाई ये क्वेश्चन तो उस यूनिट से है, हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन की डेफिनेशन में लिखा कुछ और होता है और आप पढ़ कुछ और लेते हो। ठीक है, और उस क्वेश्चन को मतलब कि मान लीजिए लिखा होगा आपके सामने डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और आप बुद्धिमान इंसान होगे, बहुत बड़े अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे भी बुद्धि है कई होगी। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, डज नॉट की जगह ना क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करते टाइम पता है किस पे टिक कराएंगे, वो टिक कराएंगे 18 इलेक्ट्रॉन ओबे पे, और हमें ओबे मतलब कि कुछ और नहीं देखें, और ऑप्शनों को मतलब कि चेक ही नहीं करेंगे, और ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, बस एक ऑप्शन उनके सामने आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, और हमने पूछा है डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और वो बुद्धिमान इंसान क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे क्लिक मतलब टिक कराएंगे, और वो खा गए मात, वो उनके गए 4 नंबर। ठीक है, वो 4 नंबर तो गए, और नेगेटिव मार्किंग में और आ गया वो बंदा, वो नेगेटिव मार्किंग में आ गया 1/3 4 का 1/3 कर लो, देख ले इतने नंबर उनके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0.75। ठीक है ना, तो इतने नंबर तो बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जब भी बैठो, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो आपका, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, CSI नेट JRF में जब बैठो ना, उसमें आपके सामने इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप इजीली मतलब कि, और अब की बार भाई थोड़ा हार्ड भी आ सकता है पिछली बार की तरह, क्योंकि भाई बहुत टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, हमारे CSI ने हमको बहुत टाइम दिया है, तो ऐसा मत मान के चलना कि बिल्कुल ईजी टेस्ट आपके सामने उठा के दे देगी। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम देगी अब की बार थोड़ा कॉम्पिटिशन मतलब कि थोड़ा इंक्रीज करेगी वो। ठीक है ना, कंपटीशन इंक्रीज होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा हाई लेवल में एग्जाम को बनाएगी वो। ठीक है, तो आप भी थोड़ा स्टडी अच्छे से करके चलना।
ठीक है ना। आप भी हायर लेवल की स्टडी करके चलना, ये मतलब कि प्रीवियस, और सबसे बेस्ट रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व आउट करो, क्वेश्चन पेपर जितने भी उनको सोल्व आउट करो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। टाइमिंग में किस प्रकार आपको मतलब कि टाइमिंग आपकी किस प्रकार इंक्रीज करनी है, जैसे कि टाइमिंग में इंप्रूव कैसे करना है। टाइमिंग में यही है, जब आपके 15 डेज बचे ना एग्जाम में जब आपके 15 डेज या 20 डेज बचे, 20 डेज 15 नहीं 20 डेज बचे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 मंथ या 45 डेज पहले ही आपको क्या करना है, कुछ जितना भी सिलेबस हो वो कवर कर लेना, उसका रिवीजन भी कर लेना। उसके बाद जो 45 डेज बचे उसमें एक रिवीजन और दे देना, जितनी भी यूनिट आपने किया, और जितनी यूनिट आपने की होगी उनका रिवीजन देने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनका रिवीजन आप सिर्फ 5 दिन में, 5 डेज बहुत बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो देखिए आपने बार बार रिवीजन किया होगा, उनको आप 1 डे के अंदर ही कंप्लीट करते हो, 10-15 यूनिट होंगी जो, ठीक है ना, इतनी यूनिट करके जाओगे, 15 यूनिट या 16 यूनिट, 52 यूनिट है मैक्सिमम मतलब कि, और आप इतनी यूनिट करके जाओगे CSI नेट JRF के लिए। सभी तो कोई करके जाता नहीं, मेरे को पता है, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न है बहुत पीछे, उसके रीज़न बहुत होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई हाफ ही बना होता है, हमको तो क्लियर मतलब कि अगर क्वेश्चन मतलब मान लीजिए 120 क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हमने कितने होते हैं, 75 करने होते हैं, तो 75 15 यूनिट के अंदर आ जाते हैं, और आपको इंपॉर्टेंट यूनिट भी सभी पता ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है, आपको यूनिट रिवीजन करना है, ठीक है। 15 डेज पहले सिर्फ ये याद रखना, और 15 डेज पहले ही आपको फिर असाइनमेंट सोल्व करना। फिर उसके बाद जब 20 डेज बचे, उन 20 डेज में आप अपने क्वेश्चन पेपर उठा लेना प्रीवियस ईयर के, वहाँ से आपकी जो टाइमिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई, अब आज ये जल्दी से, ये बात तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है, ये तो हम डिस्कस करते रहेंगे, एक अलग से बना दूंगा आपके लिए वीडियो इसका, ठीक है ना। अभी एग्जाम आया नहीं है, जब एग्जाम आएगा, उस डेट आ जाएगी, उसके बाद आपको ये भी बता देंगे किस टाइप से एग्जाम आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 कंपाउंड है, 4 कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ठीक है। और इनके ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, इनके ऑप्शन दिए हुए हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, आपको फर्स्ट सेकंड इनके बीच में रिलेशन बताना है भाई, आपको इन सभी के बीच में रिलेशन बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में रिलेशन बताइए भाई क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में आप रिलेशन बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या चेंज है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आपको ये मिरर इमेज लग रहा है भाई, मिरर इमेज नहीं है, तो और बताइए क्या हो सकता है। आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, बॉन्ड की पोजीशन, और आप सभी को पता है अगर यहाँ पर किसी एटम के बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो तो वो कौन सा, उसके बीच में रिलेशन कौन सा होता है भाई, वो उसके बीच में रिलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे भाई, ये होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, अब देखिएगा जो फर्स्ट एंड थर्ड है मेरा, उसमें भाई रिलेशन बताइए, फर्स्ट एंड थर्ड में जल्दी से जल्दी रिलेशन बताइए मेरे को। तो देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए क्या मिरर इमेज बन रहा है भाई, मिरर इमेज तो नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा, मिरर इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, मिरर इमेज भी नहीं है और ये फिट भी नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, फिट भी नहीं हो रहा, तो इट मींस फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो रिलेशन है वो डायस्टीरियोमर का है। वो किसका भाई, डायस्टीरियोमर का, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद मेरा क्या भी, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप साफ देख सकते हो फर्स्ट एंड फोर्थ मिरर इमेज बना रहा है, और हम उसको अगर 180 डिग्री मूव कर दूंगा तो वो मेसो कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में मेरे को रिलेशन बताना, ओनली मूव वगैरह नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके बीच में रिलेशन, एनेंशियोमर का होगा, एनेंशियोमर का क्यों है भाई, बिकॉज वो मिरर इमेज तो बना रहा है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है, एनेंशियोमर है बिकॉज वो मिरर इमेज बन रहा है आपस में, लेकिन वो सुपर इम्पोज्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड मतलब सेकंड एंड थर्ड के बीच में रिलेशन बताइए, सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो बताइए भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में वही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड एंड फोर्थ के बीच में बताइए क्या रिलेशन है भाई, सेकंड एंड फोर्थ के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देखिए क्लोरीन ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, मतलब कि बॉन्ड, क्लोरीन बॉन्ड की पोजीशन से, ये मैंने आपको करवाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद रखिए,
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में ये देखिए यहाँ पर तो सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन है। तो इस टाइप के आइसोमर्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। इस टाइप के आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? इस टाइप के आइसोमर्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना भाई? ओके, इसके बाद क्या होता है हमारे पास? इसके बाद क्या है? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ क्या है भाई? बताइए जल्दी, सेकंड एंड फोर्थ क्या है? हमारा जो सेकंड एंड फोर्थ है वो क्या है भाई? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। थर्ड, जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है वो क्या है भाई? जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है वो क्या है? वो डायस्टीरियोमर है। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन? डायस्टीरियोमर का है। देख सकते हो आप सभी का रिलेशन, डायस्टीरियोमर का रिलेशन है। ये देखिए, ये रिलेशन है भाई इनके बीच में, ठीक है ना? ओके, कर लिया होगा आप सभी ने, लिख लीजिए आप इसको। आप सभी इसको कर लीजिए। आप सभी इसको कर लीजिए, ठीक है भाई? ओके, आप सभी ने कर लिया होगा। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बता दी ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बताया था, लेकिन अभी भी सुन लीजिए इस पॉइंट को, कि अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या भाई? अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कायरल सेंटर को कंटेन करके रखता है। अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कंपाउंड है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या कंटेन करके रखता है? कायरल सेंटर कंटेन करके रखता है। और अगर मेरा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो क्या कंटेन करके रखता है? वो अकायरल सेंटर कंटेन करके रखता है। देखिए, जैसे कि एक तो मेरा ये है भाई, देखा, एक तो ये मेरा, ये क्या है? कायरल सेंटर, ठीक है? और एक मेरा क्या है? एक मेरा है भाई ये, एक मेरा ये है। तो ये क्या है? ये अकायरल सेंटर, ठीक है? तो ये तो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखिएगा, ये क्या भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बिकॉज इसको अगर आप इस टाइप से बनाओगे, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई? बिकॉज यहां पर क्या प्रेजेंट है? आप खुद बता दीजिए, यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई? जल्दी बताइएगा। बिकॉज यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये देखिए, इससे कट कीजिए। क्या किया मैंने? पोजीशन ही तो चेंज किया है। टेट्राहेड्रल को मैंने क्या कर दिया? इसको घुमा दीजिए, ठीक है? इसको ऐसे मूव कर दीजिए C2 एक्सिस पे, ऐसे C2 एक्सिस पे ऐसे इस प्रकार मूव कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? ओके, ऐसे मूव कर दीजिए आप, ठीक है ना? आप ऐसे मूव करोगे तो क्या होगा? ऐसे जब इसको मूव करोगे तो CH3 CH ये आ जाएगा इसमें ऊपर नीचे, और ये चला जाएगा मतलब इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है ना? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप बना के देख लेना, आप कर लेना इसको, मैंने चेंज किया है सिर्फ, ओके ना? ठीक है भाई? तो ये क्या बताया मैंने? अगर मेरा कोई कायरल सेंटर कंटेन करके रखता है, कोई कंपाउंड या कोई कॉम्प्लेक्स कायरल सेंटर को कंटेन करके रखता है, तो वो क्या होगा भाई? तो वो क्या होगा? क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर अकायरल सेंटर कंटेन करके रखता है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना? इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है भाई? ओके, इसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन? इसके बाद का एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हेन एनी कंपाउंड आर ऑप्टिकली, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना? ये मैंने बता चुका हूं आपको, ठीक है? ओके, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रिलेशन देखिएगा आप क्या होगा। इस क्वेश्चन में आप मेरे को रिलेशन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में आप मेरे को क्या बताइए भाई? इस क्वेश्चन में आप मेरे को रिलेशन बताइएगा क्या होगा, ठीक है भाई? ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये देखिएगा, ये CH3 है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या? ब्रोमीन अबव द प्लेन, और ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये मेरा अबव द प्लेन क्या है? क्लोरीन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है? ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स भाई, ठीक है ना? तो अब आपको यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले तो आप इसको सही कीजिए भाई, आप इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कीजिए। आप इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कीजिए। किस प्रकार करोगे? कैविटी देख लीजिए, कैविटी देख लीजिए, कैविटी देख लीजिए भाई, ये कैविटी इस साइड है, ये यहाँ पर है, ठीक है? ठीक है भाई? ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई? ओके, यहाँ पर क्या होगा? अब देखिएगा ध्यान से
यहाँ पर क्या हो गया, कैविटी की साइड इस साइड, तो इस साइड आ जाएगा ब्रोमीन, कैविटी की सही साइड इस साइड आ जाएगा क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये ऊपर क्या है CH3, ये क्या है CH3। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया अभी मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में मुझे बिल्कुल सेम क्या बनाना भाई, सेकंड मेरे को क्या बनाना, बिल्कुल सेम इसकी एक मिरर इमेज बनानी है। सेकंड मेरे को क्या बनाना है, बिल्कुल सेम एक इसकी मिरर इमेज बनानी है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सेम मेरे को क्या बनाना है, इसका एक मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, क्या करूंगा सेकंड में, मैं इसको 180 डिग्री एंगल मैंने इसको रोटेट करा दिया, मैंने इसको क्या किया 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया। 180 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर क्या बनेगा भाई, HCl CH3 CH3 Br और ये H। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर क्या होगा भाई, दोनों के दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, आप देख रहे हो तो दोनों के दोनों आपस में मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, मींस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में अगर मैं पूछूं रिलेशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में अगर रिलेशन पूछो तो क्या वो है एनेंशियोमर का, वो क्या है भाई एनेंशियोमर का। और अगर अब मैं इसको 180 डिग्री एंगल इसको भी रोटेट कर देता हूं, अगर अब मैं इसको 180 डिग्री इसको भी रोटेट कर देता हूं तब क्या होगा भाई, ये देखिएगा बिल्कुल सेम ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो अब आपको मैं ये बोलूं कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखिए जो थर्ड है वो एसिमेट्रिक कार्बन कंटेन करके रखता है, और वो जो थर्ड एंड जो फर्स्ट है बिल्कुल सेम है, अगर मैं थर्ड को फर्स्ट के ऊपर फिट करूं तो बिल्कुल फिट होगा। इट मींस फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है भाई, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में रिलेशन है मेसो कंपाउंड का। किस चीज का, मेसो कंपाउंड का। ये क्या है भाई, मेसो कंपाउंड है, ये क्या है मेसो कंपाउंड है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या है भाई, वो हमारे एनेंशियोमर है, वो हमारे क्या है एनेंशियोमर है। ठीक है, याद रखिएगा वो हमारे क्या है भाई एनेंशियोमर है। ठीक है ना, ओके, ये भी हो गया क्वेश्चन। तो अब आइएगा अब नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है भाई, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल है, कन्फर्मेशनल मतलब कि कन्फर्मेशनल में कुछ नहीं, ये एक चीज बता रहा है हमको कि जो हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं ना उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इज डज नॉट आइसोलेट, नॉट आइसोलेटेड, बट कुछ एक चीजें होती है जिससे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, कुछ एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जिससे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से कर लीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिए आप। कन्फर्मेशनल कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोलेट नहीं होते, लेकिन कन्फर्मेशनल जो, एक मिनट रुकिएगा, क्या बता, हाँ बिल्कुल सही है, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो क्या नहीं होते भाई, आइसोमर्स मतलब कि वो नॉट आइसोलेट नहीं हो सकते, वो उनको आइसोलेट करना इजी आइसोलेट नहीं कर सकते, वो आइसोलेटेड नहीं होते। मैंने आपको स्टार्टिंग में कन्फर्मेशनल ही बताया था, कन्फर्मेशनल में, और मैंने आपको कन्फर्मेशनल में बताया क्या था भाई, क्या बताया था मैंने वहां पर आपको, वहां पर क्या था, वहां पर एक एसिमेट्रिक, मतलब कि एसिमेट्रिक तो क्यों बोलूंगा मैं, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर बॉन्ड ब्रेक करवा के ही हम बॉन्ड मतलब कि चेंज करा रहे थे, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, बॉन्ड को अब और बिलो प्लेन वालों को मतलब कि रोटेट करा के उसमें चेंज नहीं कर रहे थे, वहां पर बॉन्ड का ब्रेक होके ही क्या था, मतलब कि अब और बिलो जो पोजीशन पे एटम है उनका चेंज हो रहा था, मतलब कि रोटेट करवा के वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर हम अब और बिलो प्लेन वाले जो ग्रुप हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करा के उनकी पोजीशन को चेंज कर सके, अब और बिलो में लेके आ सके। ठीक है, ये था कन्फर्मेशनल। अब देखिएगा आप, कन्फर्मेशनल तो वो थे जिनको हम आइसोलेट ना कर सके। अब पढ़ेंगे हम, अब स्टडी जो करेंगे हम, अब करेंगे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है भाई, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स को करेंगे, ठीक है ना, जो कि आइसोलेट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, अच्छे से इन पॉइंट को लर्न कर लेना, अभी आपको बताते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से इनको याद कर लेना भाई। तो मैंने कन्फर्मेशनल में क्या बता दिया आपको, नॉट आइसोलेट, उसके बाद मैं आपको कन्फिगरेशनल बता रहा हूं। अब कन्फिगरेशनल में भी देखना क्या बता रहा हूं मैं, कन्फर्मेशनल कर लीजिए, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स
जो क्या होते हैं भाई, नॉट आइसोलेट, नॉट आइसोलेट, आइसोलेट नहीं करा सकते। उसके बाद क्या स्टडी कर रहे हैं हम, उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं कन्फिग्रेशनल, उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं भाई कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। और जो हम कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को स्टडी कर रहे हैं वो आइसोलेट हो सकते हैं, आइसोलेट कंपाउंड, आइसोलेट कंपाउंड, ठीक है। जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल क्या भी, ClCH3 और ये बिलो द प्लेन आयोडीन और ये अबव द प्लेन क्या है भाई, फ्लोरीन है। ये क्या अबव द प्लेन, फ्लोरीन है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको ये बता दूं कि भाई क्या हुआ यहां पर, मैंने चेंज करा दिया, बस डायरेक्ट कुछ नहीं बताया आपको, ये डायरेक्ट आपको इस टाइप से चेंज करा दिया, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट यहां पर ये पॉसिबिलिटी है, नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट ऐसे चेंज करा ही नहीं सकते हम, नॉट पॉसिबल। इस प्रकार आइसोलेट मतलब कि मैंने बताया ना कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स इज आइसोलेटेड, तो इस तरीके से तो वो आइसोलेटेड नहीं हो सकते भाई, इस तरीके से तो वो आइसोलेट नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ, ये किस चीज का पार्ट है भाई, ये एक प्रकार से किसका पार्ट है, ये कन्फर्मेशनल का, और कन्फर्मेशनल में आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड कंपाउंड नहीं होते, ये कन्फर्मेशनल है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करा के हमने इसको इस साइड इसको इस साइड ले गए, ठीक है ना। अब कन्फिग्रेशनल में और कन्फर्मेशनल में भी मैं आपको बोल सकता हूँ, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल में भी, कन्फर्मेशनल में भी एंड कन्फिग्रेशनल में भी। मैंने आपको क्या बताया, कन्फर्मेशनल नॉट आइसोलेट, कन्फिग्रेशनल इज आइसोलेट। तो कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल जो हैं यहाँ पर आइसोलेट कब नहीं होंगे, जब हम डायरेक्टली इस टाइप से बॉन्डिंग को चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। कन्फर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल आइसोलेट कब नहीं होंगे, जब हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी बॉन्ड को चेंज करके दिखा रहे हैं, उस टाइम नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पर हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, जहां पर हम इनको इन दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर को एंड सेकंड स्ट्रक्चर को, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर को हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं एक मैकेनिज्म से। कैसे, हम इनके बॉन्ड को ब्रेक करा के, हम इनके बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। हम क्या करेंगे भाई, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को यहां से ब्रेक कराएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन बॉन्ड को यहां से ब्रेक कराएंगे, उसके बाद यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये आपस में आइसोलेट हो जाए, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, Cl, ये क्या है CH3, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ये क्या है मेरा आयोडीन और ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्लोरीन है, ठीक है भाई। अच्छे से याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है भाई। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें दोनों के दोनों जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। ये देखिए क्लोरीन और ये CH3। इसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, इसके बाद यहां पर क्या होगा, अब जो दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे ना, ये देखिए आयोडीन नेगेटिव, ये फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पर जो बिलो द प्लेन आयोडीन था, बिलो द प्लेन जो आयोडीन था, अब यहां पर अबव द प्लेन आयोडीन अटैक कर जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, अबव द प्लेन जो है क्या होगा, आयोडीन अटैक कर देगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर क्या होगा भाई, अबव द प्लेन क्या करेगा, आयोडीन हमारा अटैक कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, और जो मेरा बिलो द प्लेन होगा, जो मेरा बिलो द प्लेन होगा वो उसमें क्या होगा, और जो मेरा बिलो द प्लेन होगा उसमें क्या होगा भाई, बिलो द प्लेन में मेरा फ्लोरीन अटैक कर जाएगा, ठीक है ना। बिलो द प्लेन मेरा फ्लोरीन अटैक कर लेगा, फ्लोरीन अटैक कर जाएगा यहां पर इस बिलो द प्लेन पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम अगर चेंज करना चाहें, इस टाइप से हमारे स्ट्रक्चर में अगर चेंज करें, इस टाइप से अगर हम आपको ये शो करें कि ऐसे यहां पर चेंज हुआ है, तो इससे, इस पॉसिबिलिटी से, यहां पर ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है, इससे हम कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, जो मेरा कंपाउंड होगा, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए इस पॉइंट को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया डायरेक्ट, मतलब कि मैंने चेंज करके दिखा दिया, वो पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं बन सकती, उस डायरेक्टली हम पॉसिबल नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम चेंज कर दे, ये नहीं होगा पॉसिबल। लेकिन हम एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको पॉसिबल बना सकते हैं। किस प्रकार कि हमने यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करवाए, उसके बाद जो अबव द प्लेन है वहां पर आयोडीन ने अटैक किया, बिलो द प्लेन फ्लोरीन ने अटैक किया, उसके बाद जो हम फर्स्ट एंड जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर बना है, ये वाला सेकंड जो फाइनल स्ट्रक्चर है, इन दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम आइसोलेट कर सकते हैं आपस में, आइसोलेट,
अब मैं इन दोनों को आइसोलेट कर सकता हूं। कैसे भाई? बिकॉज हमें मैकेनिज्म का पता लग गया कि किस मैकेनिज्म से गया है, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई है। ठीक है ना? ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है भाई? ओके, अब देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अब भाई आपके सामने क्या टॉपिक है? हाँ देखिए, अब कुछ नहीं भाई, एक टॉपिक है कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है ना, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने रिलेटिव कन्फिगरेशनल आइसोमर्स और एब्सोल्यूट कन्फिगरेशनल आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, उनमें आपको डी एंड एल और जो हमारे क्या होते हैं आर एंड एस कन्फिगरेशन, मतलब ये कन्फिगरेशन तो आपने स्टडी किया होगा ना, आप सभी ने कन्फिगरेशन को स्टडी तो किया होगा, कन्फिगरेशन आइसोमर्स। ठीक है, उन चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा, कन्फिगरेशन आइसोमर्स में हमें जनरली सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, इस पॉइंट का तो देखिए, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, इस पॉइंट का तो है ही रोल, इस पॉइंट का रोल तो है ही सभी जगह। ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज बताता हूं, पॉइंट सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर मेरा हाइड्रोजन ऑन द प्लेन हो, हाइड्रोजन अगर मेरा ऑन द प्लेन हो, तो वहां पर हम इवन चेंज एक रूल लेके आते हैं, इवन चेंज। वो रूल चलो हम करवा देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तो आपको एक चीज देखिए, आपको हम एक स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं। वो स्ट्रक्चर क्या? अभी ये देखिए, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन। आप सभी को इसमें क्या बताना है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव नहीं, आप आइसोलेट बताइए, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसकी आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आर एंड एस में से क्या होगी, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन में से क्या होगा भाई? इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिएगा, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैं किस प्रकार बता पाऊंगा? पहले तो मेरे को इसको चेंज करना होगा वेज डैश कन्फर्मेशन में। किस चीज में भाई? वेज डैश कन्फर्मेशन में पहले मुझे इसको चेंज करना होगा। जल्दी कीजिएगा, टाइम हो गया है। पहले तो इसको मुझे चेंज करना होगा वेज डैश कन्फर्मेशन में, क्योंकि अभी ये वेज डैश में कन्वर्ट नहीं है। तो वेज डैश में मैं क्या करूंगा? इन दोनों को तो मैं बिलो द प्लेन रख दूंगा, इन दोनों को मैं अबोव द प्लेन रख दूंगा। ये पता होगा आपको। अगर मेरा वेज डैश कन्फर्मेशन ना हो और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, तो आपको पता है जो ये वाले ग्रुप होते हैं, इनको मैं बिलो द प्लेन रख देता हूं, ये बिलो द प्लेन रख देता हूं, और जो ये साइड वाले ग्रुप हैं इनको मैं अबोव